हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आज मैं बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं उन्हें बताऊंगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर है विलेन, तो विलेन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आ जाता है विलेन, इसके बारे में डेफिनेशन आ जाता है। तो ये डेफिनेशन नहीं पूछता है। तो ये जैसा कि ये देखिए मेरी बनाई हुई नोट्स है, तो इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उन्हें बताऊंगा। ये मेरी नाइस लाइन है जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा कही गई है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं विलेन चैप्टर से। तो विलेन के प्रकार ये तो मैंने अपने जानने के लिए लिख लिया था। फिर मैं बात करूँ तो विलेयता, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछता है, एक दो नंबर में आ जाता है। इसकी डिफिनीशन, तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम ब्लैक में घुल जाती है उसे ही पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो आप इसे ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा लिखने के बाद, तो इससे अलग ही इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो आता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो इसमें ताप आ जाता है, और ये ताप वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैंने ताप ही बस केवल लिखा है। फिर उसके बाद आ जाता है सम आयन प्रभाव क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि सम आयन प्रभाव क्या है। फिर मैं उसके बाद बात करूँ तो आ जाता है सम आयन प्रभाव की उपयोगिता और इससे क्या निष्कर्ष निकला सम आयन प्रभाव से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद द्रव में ठोस की विलेयता, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या होता है जब ताप का प्रभाव क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी भी बढ़ती है। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है दाब का प्रभाव, तो दाब का विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर ये आता है हेनरी का नियम, ये तो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, मैं जितना इसे कहूँ उतना ही ये कम है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप ये हेनरी का नियम अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू X, ये मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी है और हेनरी के नियम का उपयोग, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इसके कौन कौन से सीमाएं हैं और इसमें कौन कौन सा उपयोग। आप ये अच्छे से ग्राफ द्वारा आप अच्छे से दर्शाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि लिखता तो सब कोई, लेकिन ग्राफ से अच्छे से नहीं लिखते, तो हम इसीलिए हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं गेन होते हैं। मैं उसके बाद बात करूँ तो इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि, तो इसमें बस केवल ये फार्मूले में रहते हैं कि द्रव्यमान अपान द्रव्यमान प्रतिशत के पद में कैसे लिखा जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो ये फार्मूला आप रखिएगा, बस इससे क्वेश्चन नहीं आते, इससे बस केवल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। द्रव्यमान अपान आयतन प्रतिशत, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आयतन बटे आयतन प्रतिशत, फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्मलता, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो नॉर्मलता को n से रिप्रेजेंट करते हैं,
नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम अर्थात मात्रा इंटू 1000 अपान तुल्यांकी भार गुणे आयतन। फिर तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आप करिएगा क्या कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसा कि ये देखिए मैंने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लगाइए क्योंकि उसी में से आते हैं। ये देखिए मैंने एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। फिर ये मोल क्या होता है, तो मोल के विषय मैंने ऐसे ही कॉन्सेप्ट थोड़ा लिखा था। फिर ये हेनरी के नियम का न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये नॉर्मलता पर मैंने और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर मैं बात करूँ तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल ही है। फिर उसके बाद मोल के विषय में मैंने लिखा क्योंकि इसके बाद मोललता आता है ना, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसीलिए मैंने पहले मोल के बारे में लिखा। तो आप मोल के विषय में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी आप आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो आता है जो मैंने न्यूमेरिकल ही सॉल्व किए हैं। तो उसके बाद आता है मोलरता, मोलेरिटी क्या होता है, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी बराबर होता है मोल अपान लीटर। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ज़्यादातर इसमें सूत्र मेन होता है, तो यहाँ पर जो विलयन का आयतन रहना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है बस, और इसमें हमें कोई बात नहीं ध्यान देना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस पर ये न्यूमेरिकल, जैसा कि देखिए मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो आप भी अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। फिर मैं उसके बाद बात करूँ तो मोललता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मोललता क्या है, अगर मैं पढ़ूंगा तो अभी थोड़ा ये लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं बस आपको बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोललता m बराबर मोल अपान kg, अर्थात मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिखने समझने के लिए। और तो सही सूत्र होता है विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोलरता में क्या होता है, उसमें विलायक का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान लीटर में रहता है, और इसमें किस में रहता है, केजी में। लेकिन वहाँ देखना, वहाँ पर आयतन रहता है, विलयन रहता है, और इसमें विलायक है। तो ये आप छोटी छोटी गलतियों को ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो आप भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हमारे डिफिनीशन में तो मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आपका आंसर सही है तो उसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटता। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है, जैसा कि 2024 में आया भी था। तो आप इसकी डिफिनीशन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसके जो फार्मूले हैं, तो इसमें क्या है कि विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। तो अब जैसे A का मोल प्रभाज तो x से बराबर Na अपान Na प्लस Nb। फिर B का मोल प्रभाज तो XB बराबर XB अपान Nb अपान Na प्लस Nb। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो दोनों का मोल प्रभाज होता है, दोनों के मोल प्रभाज 1 के इक्वल होता है। जैसे A और B हैं तो X और B दोनों का मोल प्रभाज का सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। फिर ये मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है मोल प्रभाज पर, तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। वो भी NCERT बुक के ही, क्योंकि जो हमारा पेपर बनता है NCERT बुक का ही बनता है। फिर उसके बाद विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म,
उसके बाद इसमें क्या आता है, परासरण दाब। तो परासरण दाब भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये सब कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ प्रिपेयर किए रहेंगे तो आगे जाके आपको आसानी रहेगी। तो मैंने परासरण दाब से पहले विसरण लिखा है, फिर उसके बाद परासरण लिखा है। परासरण क्या होता है, परासरण के बाद मैंने परासरण दाब लिखा है, क्योंकि यहाँ पर विसरण और परासरण में अंतर लिखने के लिए आ जाता है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण के प्रकार। तो बाह्य परासरण, अंतः परासरण, तो ये नहीं पूछा जाता है। फिर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, सेमी पर मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने अच्छे से लिखा है। ये दरअसल उसमें पूछता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे समझने के लिए लिख लिया, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद ये मैंने लिखा है परासरण दाब, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। मैं जितना ही कहूँ ये उतना ही कम है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। परासरण दाब, मैंने परासरण दाब की 2 डेफिनेशन लिखी, तो आप भी अच्छे से समझ के लिख लीजिएगा और रटिएगा नहीं, अपने आप समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस पर जब वो लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, तो क्या होता है, विलायक के अणु, विलय के अणु कौन जाते हैं कौन नहीं जाते, ये सब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। जैसे किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो उस विलयन पर लगने से विलयन के वाष्प दाब को उसमें प्रयुक्त विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। तो ये डेफिनेशन है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल भी। उसके बाद ये बर्कले हार्टले विधि है, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये परासरण दाब को निर्धारित करने की विधि है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है क्वथनांक में उन्नयन, तो ये क्वथनांक में उन्नयन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। यह टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बात कहूँ तो राउल्ट का नियम, राउल्ट का प्रथम नियम, राउल्ट का द्वितीय नियम, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जिसे राउल्ट का प्रथम नियम है PT इक्वल टू पी नॉट ए, ब्रेकर में 1 माइनस XB प्लस पी नॉट P इंटू XB, जहाँ XB मोल प्रभाज है, XB और XA। फिर उसके बाद राउल्ट का द्वितीय नियम, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर मैं बात करूँ तो वैद्युत रसायन, इसमें में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है विद्युत वाहक बल, ये बहुत पूछा जाता है। सेल का EMF, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। विद्युत वाहक बल क्या है, इस पर न्यूमेरिकल। फिर विद्युत रासायनिक सेल आ जाता है, तो सेल पर क्वेश्चन बस केवल आता है, ऐसे डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। वाइबा में पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये क्या है, अर्धशेलक क्रिया, अपचयन विभव, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या होता है, वैसे तो ये वैल्यू गिवन ही रहती है, लेकिन मैंने लिख लिया है। इसमें याद करना रहता है कि किसका सबसे ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, तो ये मैंने लिखा है। इसकी देखिए मैंने याद करने के लिए ट्रिक भी लिखा था कि लिखबा सरका नमगल मंजन करफे कडगो नीशन पबहा, तो इस तरीके से मैंने ये सभी को सीक्वेंस में रख लिया था, तो इससे मुझे लर्न हो जाते थे। लेकिन ये बस केवल हाइड्रोजन तक ही था, उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सब खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो ये भी पूछा जाता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल। अब फिर उसके बाद आता है नट समीकरण, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नट समीकरण क्या है,
तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि ई बराबर E0 -2.303 RT/NF log बेस 10 क्यूसी। तो लास्ट में सॉल्व करते हैं तो यही आता है ई बराबर E0 -0.0591/n log बेस 10 क्यूसी कंसंट्रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। इस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, तो ये नहीं पूछा जाता है। फिर मैं बात करूँ तो उसके बाद आता है शुष्क सेल, फिर आता है ईंधन सेल। तो ये ईंधन सेल पूछ लिया जाता है कभी कभी ऐसे ही 1-2 नंबर में बस, और ये लॉन्ग नहीं आता है। उसके बाद ये पूछा जाता है चालकता क्या है, तो आप चालकता अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। C प्रोपोर्शनल टू 1/R, अर्थात प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, अब मोलर चालकता ये क्या होती है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तुल्यांकी चालकता क्या है, तो इसे आप भी तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कोलराउस का नियम, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो पेपर होता ही नहीं है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोलराउस का नियम, इसे आप बगैर पढ़े तो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ही नहीं। इसमें फिर कोलराउस, इसके उपयोग क्या है, वियोजन की कोटि, ये कैसे फाइंड किया जाता है, तो अल्फा बराबर λ m की पावर 6 अपान λ m इन्फिनेटिव। तो ये विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है, और ये अनंत अनुता पर है, और ये सांद्रता पर है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हार्डी-सुलजे का नियम, ये दरअसल टॉपिक से हट गया था लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे आप देख कर ही जाइएगा। फिर आ जाता है DMF ब्लॉक के तत्व, तो आता है पहला डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व अर्थात संक्रमण तत्व, ये क्या होते हैं, इसकी डिफिनीशन इसमें ज़रूर पूछता है। इसकी डिफिनीशन ये बताइए, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो ये देखिए मैंने इसके बारे में लिखा था, ये संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहा जाता है, तो आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है संक्रमण तत्व के गुणधर्म, तो गुणधर्म इसमें पूछ लेता है, इनकी उपलब्धता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, धात्विक गुण क्या है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ये कब बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर कब बढ़ती है कब घटती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, तो इसे आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आयनिक त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या कब घटती है कब बढ़ती है और कैसे घटती है क्यों घटती है, तो इसे आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आयनन ऊर्जा घनत्व, ये सब संक्रमण तत्व के गुणधर्म हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा अच्छे से। फिर इनका सबसे बड़ा गुणधर्म ये है कि ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कौन, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। जटिल यौगिकों का निर्माण अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका भी ये निर्माण करते हैं, तो उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चुंबकीय या अनुचुंबकीय प्रकृति, ये उसे भी शो करते हैं, लौह चुंबकीय गुण भी शो करते हैं। फिर उसके बाद आता है F ब्लॉक के तत्व अर्थात अंतः संक्रमण तत्व, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो ये रीजन ज़रूर पूछता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है लैंथेनाइट श्रेणी, एक्टेनाइट श्रेणी, ये क्या होती हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर इनकी भौतिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, आयनन ऊर्जा इनका क्या है,
ये भी रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, इनमें भी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। इसमें जो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है, वो वेरी इम्पोर्टेंट, इसे आप बिना पढ़े तो जाइएगा ही नहीं, और लैंथेनाइड संकुचन क्या है। लैंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, तो आप इसे जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या है, लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या है, इसके लैंथेनाइड का उपयोग क्या है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर एक्टिनाइड संकुचन क्या है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने देखिए छोड़े थे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्टिनाइड संकुचन क्या है। फिर उसके बाद आता है उपसहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आता है इम्पोर्टेंट, वो होता है लीगेंड। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो पेपर होता ही नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनके बगैर वो सब्जेक्ट अधूरा ही माना जाता है। तो इसी तरीके से उपसंयोजन यौगिक में लीगेंड है, इसके बगैर पेपर होता ही नहीं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। लीगेंड के प्रकार में पूछता है कि एक दंती लीगेंड कौन सा है, द्विदंती लीगेंड क्या है, त्रिदंती लीगेंड कौन सा है, चतुष्कदंती लीगेंड कौन सा है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे द्विदंती लीगेंड कौन सा है, तो दो दंती लीगेंड में C2O4 होता है, इसमें कई ऑप्शन दे देंगे, उसी में से पूछ लेंगे आपसे। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो षष्ठ दंती लीगेंड, ये क्या होता है, उभय दंती लीगेंड क्या होता है। फिर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ लीगेंड, लीगेंड के IUPAC नामकरण। तो ये देखिए मैंने लिखा है, लेकिन वैसे ज़्यादातर पूछा जाता है उपसहसंयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण। तो उसके बाद ये पूछ लेता है किंगलेट प्रभाव क्या है, तो इसे देख लीजिएगा। उसके बाद आता है उपसहसंयोजी संख्या अर्थात कोऑर्डिनेट नंबर, तो इसे आप देख लीजिए, ये एकदम इजी है, लेकिन आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो ये कभी कभी नहीं आता है समझ में। तो ये 1-2 नंबर का होता है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आता है जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण, अर्थात कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नामकरण कैसे होता है, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे K4FeCN6, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो इसे आप देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। इसमें वो भी लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हेक्साएमीन कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड, तो इसे आप देख लीजिएगा। IUPAC नामकरण तो हर बार पूछा जाता है। फिर आता है वर्नर का सिद्धांत, ये जरूर पूछा जाता है, वर्नर का सिद्धांत और या फिर VBT, इनमें में से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक होता है CFT, क्रिस्टल क्षेत्र, जो क्रिस्टल क्षेत्र के लिए होता है वो भी होता है, तो आप उसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन वैसे तो आप वर्नर सिद्धांत और VBT अगर आप प्रिपेयर कर लिए तो बस इसी में से काम हो जाता है आपका। तो ये देखिए, यहाँ मैंने वर्नर का सिद्धांत लिखा है, ये वर्नर का सिद्धांत, ये थोड़ा लंबा है लेकिन ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT क्या है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो VBT, ये इसकी डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर 6 के लिए होता है और एक 4 के भी लिए होता है, लेकिन मैंने 6 के लिए लिखा है। तो ये कैसे कैसे इसमें ज्ञान करना रहता है, संकरण का क्या होगा, और उसके बाद में उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा,
ये सब इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो आता है, फिर उसके बाद एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड और कीटोन का बता रहा हूँ। तो इनका IUPAC नामकरण ये भी पूछ लेता है, तो आप IUPAC नामकरण प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन को RCOR अर्थात कीटोन, इसका भी नामकरण पूछ लेता है, तो इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो भी NCERT वाली बुक से। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप ये नहीं आता है, ये जरूर पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। RCHO एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। इन प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमें एल्डिहाइड फाइंड हो जाता है, और जब सेकेंडरी एल्कोहल का करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, तो ब्यूटेन 2 ऑन, अर्थात हमें यहाँ देखिए कीटोन फाइंड हुआ है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का डिहाइड्रीकरण, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, फिर एल्काइनों का जलयोजन द्वारा, तो इन्हें आप अपने टीचर की बनाए हुए नोट से पढ़ लीजिएगा, चाहे ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद एल्डिहाइड बनाने की विधि, तो एल्डिहाइड बनाने में कौन कौन सी विधि होती है, रोजनमुंड अपचयन, फिर स्टीफन अपक्रिया या फिर नाइट्राइल से, उसके बाद बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, इटार्ड अपक्रिया से भी हम बना सकते हैं। फिर यूज ऑफ क्रोमिक CrO3, इसका भी यूज़ करके बना सकते हैं। बाई क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन, तो कम से कम 5 विधि आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। तो इतने ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।